मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। हमारी देश की एक सिस्टम है कि हम कहीं भी अगर नौकरी मांगने जाते हैं तो कम से कम 10वीं 12वीं क्लास पास जो है ना क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। मगर नेता बनने के लिए हमारे देश में क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति ने कभी एजुकेशन नहीं ली हो, जो पढ़ा लिखा ना हो, बिल्कुल अंगूठा टेक व्यक्ति भी हमारे देश का शिक्षा मंत्री बन सकता है और रहे भी हैं। जिस व्यक्ति ने कभी हल नहीं चला करके देखा, वो व्यक्ति हमारे देश का कृषि मंत्री रहे हैं। और जो व्यक्ति विज्ञान और बिजनेस के बारे में जो जानकारी नहीं रखता, वो वाणिज्य मंत्री हो सकता है। जो व्यक्ति वित्त नाम की कोई चीज नहीं जानता है, वो वित्त मंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। जो कुछ भी नहीं जानता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है। क्या डेमोक्रेसी है यार! कितनी अजीब डेमोक्रेसी है हमारे देश की। हमारे भारत की जो सभ्यता है, उसमें कहते हैं कि जहां ज्ञानी लोगों के ऊपर, जहां अज्ञानी लोग अगर राज करने लग जाएं, तो उस देश का बंटादार होना लाजमी है, होगा वो। और ऐसे हमारे देश में है, हो रहा है। क्योंकि बहुमत होता है, बहुमत 51% को बहुमत मानते हैं राजनीति में, मेजोरिटी मानते हैं, और 49% माइनॉरिटी मानते हैं। लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति मुझे ये बता दे कि आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी को, 75 साल से इलेक्शन हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर आज तक 51% बहुमत मिला हो, कोई भी एक पार्टी का नाम कोई भी व्यक्ति बता सकता है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये डेमोक्रेसी की भाषा है कि जहां 51% है वो बहुमत है, और जो 49% है वो अल्पमत है, माइनॉरिटी है। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है, इतनी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे देश के अंदर, और 75 साल हो गया है इलेक्शन होते हुए, एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको आज तक 51% बहुमत मिला हो। मेरी नज़र में नहीं मिला, अगर आपकी नज़र में हो तो मुझे बताना जरूर। क्योंकि वोट ही हमारे देश के अंदर मुश्किल से 85% पड़ते हैं। अगर हमारे देश में आज 140-42 करोड़ की जनता है, तो उसमें वोटिंग ही 50% होती है। जब वोटिंग ही 50% होती है, तो 51% बहुमत मिलता कैसे, किसको मिलता है? जब वोटिंग 50% होगी तो उसमें 40-50 पार्टियों की भागीदारी होती है। किसी को 5% मिलता है, किसी को 7% मिलता है, किसी को 10, किसी को 12। जोर मार के बताता हूं, हद से हद 22%, 23%, जोर मार के लगा लो 25% बहुमत से कोई पार्टी आज तक बनी होगी। अब आप बताइए, जिस पार्टी को 100 में से 25% बहुमत मिलता है, यानी कि 100 में से 75 लोगों ने उसको नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। जब 100 में से 75% किसी राजनीतिक दल को या किसी भी राजनीतिक नेता को रिजेक्ट कर देते हैं, तो वो शासन कैसे कर सकती है ना? बड़ी कमाल की बात। लेकिन शासन करती है। लेकिन अभी सवाल ये उठता कि आप ये भी कहेंगे, मेरे को कह सकते हैं, मेरे को फिर आप चुन के क्यों भेजते हैं? चुन के नहीं भेजेंगे तो क्या करेंगे? मजबूरी है। क्योंकि हमारे सामने मान लो 20 नेता खड़े हैं, 20 पार्टियां खड़ी हैं, और वो सारे के सारे चोर हैं, तो हम किसको चुनेंगे? किसी एक चोर को तो चुनना पड़ेगा जो सबसे कम चोरी करता है। लेकिन उसकी भी क्या गारंटी है कि हम सबसे कम चोरी करने वाले चोर को चुन के भेजते हैं कि वो बाद में, चुनने के बाद में, वो कम चोरी करेगा? क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। इसको डेमोक्रेसी नहीं बोलते हैं, इसको कुछ और ही बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं, इसको आप भीड़ तंत्र कह सकते हैं। और जहां भीड़ तंत्र होता है, वहां डेमोक्रेसी नहीं होती है। और हमारी विडंबना है, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी क्या है कि हमें राइट टू इलेक्ट तो है, मगर राइट टू रिजेक्ट नहीं है। हम किसी व्यक्ति को चुन करके
सेलेक्ट करके सत्ता में भेज सकते हैं। अगर वो सत्ता में जाकर के अगर घोटाला करता है, जैसे बहुत नेताओं ने कर रखा है, तो हम उसको वापस नहीं बुला सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है। तो मान लो कि क्या आपका घर का नौकर अगर आपसे चोरी करके भाग जाए, तो ये आपकी मजबूरी है कि वो जब तक वापस नहीं आएगा तो आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं, आप उसको थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल देंगे। तो ये व्यवस्था डेमोक्रेसी में क्यों नहीं है, संसद में क्यों नहीं है, ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं है? ये होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था हमारी संसद में, हमारी पार्लियामेंट में होनी चाहिए कि जो व्यक्ति, जो नेता जिसको हम चुन करके भेजते हैं, अगर वो घोटाले करता है जा करके, तो हम उसको रिजेक्ट कर सकें और उसको धक्का मार के बाहर निकाल दें। जैसे हमारे घर के नौकर को धक्का मार के बाहर निकाल देते हैं चोरी करने पर, इसी प्रकार से जब ये चोर चोरी करके जो घोटाला करते हैं, इनके लिए भी हमको जो ना एक राइट टू रिजेक्ट करने का हमको अधिकार होना चाहिए, और इस व्यवस्था के लिए लड़ना पड़ेगा। इस व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े ये व्यवस्था सुधर नहीं सकती है। एक भी आज तक 75 साल के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं हुई है कि जिसको हमने 51% बहुमत लेकर के गद्दी पर बैठे हुए देखा हो। लेकिन चल रहा है 25% वाला, 22% वाला, 24% वाला राज कर रहा है, शासन कर रहा है, उसी को बहुमत कहते हैं। और ये मेरी भाषा नहीं है, डेमोक्रेसी की भाषा है। 51% वाला बहुमत है और 49% वाला जो है ना माइनॉरिटी है। लेकिन आज तक किसी को 51% नहीं मिला, तो ये राज कैसे कर लेते हैं? इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा, और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमको एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी। जब तक हम, पहली बात तो हमें दो चीज बदलनी पड़ेंगी। पहली बात तो हमको जो अंग्रेजों के द्वारा जो थोपी की जो व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उन व्यवस्था को बदलना होगा। और दूसरा, ये जो 75 साल से जो हमारी जो राजनीतिक जो सिस्टम जो सड़ गया है, उस राजनीतिक सिस्टम को बदलना पड़ेगा। 75 साल में इतना बुरी तरह से सड़ चुका है हमारा राजनीतिक जो ढांचा है, ये जो सिस्टम है। आप बताइए, एक पार्टी का एक मंत्री है, एक नेता है, वो एमपी है, वो मंत्री है, और एक तरफ पार्टी में 180, 82, 85 मंत्री एमपी बैठे हैं, वो पार्टी विपक्ष में बैठी है, और जिस पार्टी का एक नेता है जो एक एमपी है, वही मंत्री है। ये कैसे डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये मजबूरी है। और जहाँ मजबूरी होती है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। जहाँ मजबूरी होती है वहाँ भीड़ तंत्र तो हो सकता है, मगर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। आप जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं, उस डेमोक्रेसी ने आपको कुछ नहीं दिया। आज तक उस डेमोक्रेसी से आपको कुछ नहीं मिला। बस इतना मिला, आप वोट डालते रहिए, जिताते रहिए, उनको सत्ता तक पहुंचा के इस देश को लुटाते रहिए। इसके अलावा ये जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, इसने आज तक आपको और हमको कुछ नहीं दिया, सिर्फ आपको और हमको लूटा है। इस डेमोक्रेसी से, इस प्रजातंत्र से, इस राजनीतिक सिस्टम से, इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से देश बर्बाद तो हुआ है, लेकिन देश आगे नहीं बढ़ा। आज तक इस देश की गरीबी, 75 साल से जो भी पार्टी बन के आती है, उसका पहला नारा होता है, देश से गरीबी को मिटाएंगे और बेरोजगारी को खत्म करेंगे, भुखमरी को खत्म करेंगे। लेकिन हद है कि बेरोजगारी, भुखमरी और गरीबी मिटने का नाम ही नहीं लेती है। जो नारे लगाते हैं गरीबी मिटाने का, या बेरोजगारी मिटाने का, या भुखमरी को खत्म करने का, वो 5 साल के बाद में जब देखते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। पहले पैदल आते हैं और उसके बाद में 5 साल के बाद बहुत लंबी गाड़ी होती है। पहले उसके बाद छोटी गाड़ी होती है, 5-7 लाख रुपए की होती है। जो 5 साल के बाद में आता है तो 50 लाख की गाड़ी में आता है। तो वो गरीबी तो नहीं मिटा सकता है, बेरोजगारी तो नहीं मिटा सकता है, और ना भुखमरी मिटा सकता है, लेकिन अपने आप को अमीर जरूर बना लेता है। जब ऐसी व्यवस्था हमारे देश के लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में है,
तो ऐसी डेमोक्रेसी का फायदा क्या है? जिस डेमोक्रेसी से हमारा देश बर्बाद हो रहा हो, जिस डेमोक्रेसी से समाज टूट रहा हो, ऐसी डेमोक्रेसी से फायदा क्या है? ऐसी डेमोक्रेसी का कोई फायदा नहीं जो डेमोक्रेसी लोगों को, परिवारों को तोड़ने का काम करती हो। ये डेमोक्रेसी परिवार तोड़ने का काम करती है, समाज तोड़ने का काम करती है, समाज को जोड़ने का काम नहीं करती है। एक परिवार में अगर 5 आदमी हैं तो पांचों आदमी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को वोट डालते हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक परिवार के आदमी माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं पार्टियों के चक्कर में। और जिस व्यवस्था के अंदर परिवार टूटते हों, समाज टूटते हों, ऐसी राजनीतिक ढांचे को, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए। जिस समाज में, जिस पार्टी से जो समाज टूटता हो, जो घर टूटते हों, जब घर टूटेंगे जिस व्यवस्था से, तो वहाँ का समाज भी टूटेगा। और जब समाज टूटेगा तो फिर टूटा हुआ समाज, खंडित समाज कभी भी किसी को पूरा जनादेश नहीं दे सकता है। टूटा हुआ समाज सिर्फ टूटा हुआ जनादेश ही दे सकता है। और जो पार्टियां जो समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो परिवारों को तोड़ने का काम कर रही हैं, जो लोगों को लड़ाने और भिड़ाने का काम कर रही हैं, इसलिए उनको बहुमत नहीं मिलता है। आज तक बता दीजिए कोई भी पार्टी जिसको 51% बहुमत मिला हो। क्योंकि जो पार्टियां परिवारों को, समाज को तोड़ने का जो काम करती हैं, जो तोड़ने का काम करेंगी, तो टूटा हुआ समाज, खंडित समाज सिर्फ खंडित जनादेश ही दे सकता है। इसलिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है और मिलेगा भी नहीं, ये भी गारंटी है। और इसलिए जो पार्टियां समाज को तोड़ रही हैं, जो परिवारों को तोड़ रही हैं, वो पार्टियां भी टूट रही हैं। आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, कल उस पार्टी में जा रहा है, कल उस पार्टी से आ रहा है। तो जो पार्टियां, जो सिस्टम, जो व्यवस्था समाज को तोड़ने का काम करता है, परिवारों को तोड़ने का काम करता है, जाति धर्म में बांट करके तोड़ता है, एक दूसरे को जाति धर्म के नाम से लड़ा करके तोड़ता है, वोट के लिए, सत्ता के लिए, पैसे के लिए, तो वो पार्टियां भी टूट रही हैं। क्यों टूट रही हैं? क्योंकि वो भी समाज को तोड़ने का काम कर रही हैं। हमें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए, हमें ऐसी राजनीतिक पार्टियां चाहिए जो समाज को तोड़ने का काम नहीं, जो समाज का जोड़ने का काम करती हों। और इसके लिए हमको कुछ न कुछ करना होगा। हमको इस व्यवस्था को बदलने के लिए आंदोलन करना होगा, हमको इस व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति करनी होगी। अन्यथा कभी भी ये राजनीतिक दल और ये राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, ये कभी भी परिवारों को जुड़ने नहीं देंगी, समाज को जुड़ने नहीं देंगी। समाज और परिवार को यूं ही तोड़ती रहेंगी। और जहाँ परिवार टूटते हैं वहाँ समाज टूटता है, क्योंकि हमारे देश में परिवार समाज को जोड़ने की एक इकाई है। और जब परिवार टूटेंगे तो पहली इकाई टूटेगी, जो परिवार जो इकाई जो समाज की है, जो समाज को जोड़ने का काम करती है, और समाज से राष्ट्र बनता है। जब पहली इकाई हमारा परिवार है इस समाज और इस राष्ट्र के लिए, जब पहली इकाई को ही ये राजनीतिक पार्टियां, ये राजनीतिक व्यवस्था, ये तंत्र, ये डेमोक्रेसी के नाम से अगर वो तोड़ देंगे, तो समाज कैसे जुड़ सकता है, वो राष्ट्र कैसे जुड़ सकता है? तो फिर टूटा हुआ समाज, टूटे हुए परिवार और टूटा हुआ राष्ट्र किसी को पूरा बहुमत कैसे दे सकता है, फुल जनादेश कैसे दे सकता है? खंडित समाज, खंडित परिवार और खंडित राष्ट्र के जो लोग हैं, वो खंडित ही जनादेश आपको देंगे। और इसलिए पूर्ण बहुमत से, 51% बहुमत से कोई भी राजनीतिक पार्टी, आज तक 75 साल का रिकॉर्ड है, एक भी पार्टी ने आज तक 51% बहुमत से राज नहीं किया है। बस जोड़ तोड़ करके एक मंत्री उसका है, 4 MLA उसके हैं, 7 उसके हैं, 10, 12, 20, 40, 50 लोग मिल करके, किसी को 2% बहुमत है, किसी को 5, किसी को 10, किसी को 12। यानी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुनबा जोड़ा। इसको आप शासन बोलते हैं, ये शासन व्यवस्था है, इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं, ये भीड़ तंत्र है, ये लोकतंत्र नहीं, ये जनतंत्र नहीं, ये भीड़ तंत्र है। तो इस भीड़ तंत्र को
बदलने के लिए, इस राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए और इस व्यवस्था को बदलने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसी आंदोलन के माध्यम से, किसी क्रांति के माध्यम से इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। और जब तक हम और आप सब मिल करके ये काम नहीं करेंगे, जब तक ये भीड़ तंत्र ही बना रहेगा। भारत में लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, सिर्फ भीड़ तंत्र है। इसीलिए तो जिस पार्टी का एक नेता है, एक एमपी है, उस पार्टी की सरकार है, और जिस पार्टी के पास में 150 एमपी हैं वो विपक्ष में बैठी हुई है। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी डेमोक्रेसी है? तो इसको बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए भारत के जितने खास करके नौजवान जो युवा हैं उनको जागना पड़ेगा। अगर यूं ही सोते रहे तो ये भीड़ तंत्र ऐसा काम करेगी कि इस देश के आज ये परिवार टूट रहे हैं पार्टियों के चक्कर में, कल समाज टूटेगा, फिर राष्ट्र टूटेगा। अगर जब राष्ट्र टूट गया तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर ये राष्ट्र और ये देश किसी दूसरे देश के अधीन फिर हो जाएगा। पहले भी 200 साल, 150 साल, 190 साल अंग्रेजों का गुलाम रहा है, उससे पहले पता नहीं किस किस का गुलाम रहा है। कभी फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, कभी पुर्तगाली आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए। अगर आंखें बंद करके आप रहेंगे, आंखें बंद करके बैठे रहेंगे, तो आज भी आपका देश कभी भी किसी वक्त भी आने वाले समय में फिर किसी देश का गुलाम हो सकता है। क्योंकि पहले सिर्फ विदेशों की आपत्ति, आज देश के अंदर इतने टुकड़े हो चुके हैं, आज देश के अंदर इतने गद्दार बैठे हुए हैं जो पल पल ये इंतजार करते हैं कि कब मौका मिले, कब देश के टुकड़े करें, कब देश को खंडित करें। तो देश को खंडित करने वाले बहुत सारे बैठे हैं और देश को जोड़ने वाले और देश को समाज को जोड़ने वाले बहुत कम बैठे हैं। ये राजनीतिक पार्टियां ये देश और समाज को जोड़ने का काम नहीं करती हैं, ये तोड़ने का काम करती हैं। तो इनको ठीक करना पड़ेगा। जो राजनीतिक जो ढांचा है ना, जो सड़ गया है, इसको ठीक करने की जरूरत है। जब तक राजनीतिक ढांचा ठीक नहीं होगा, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, शासन व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक समाज, देश और राष्ट्र जुड़ नहीं सकता। वो खंड ही रहेगा, वो खंडित ही रहेगा। और जब तक खंडित रहेगा वो खंडित ही जनादेश देगा और खंडित ही सरकारें बनेगी और वो खंडित ही शासन करेंगी। और जिस देश की सरकार खंडित है तो उस देश का शासन कैसा हो सकता है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब बदलना है तो एकजुट होकर के इस आंदोलन में, इस क्रांति का हिस्सा बनना पड़ेगा। आज नहीं तो कल। मेरी बात नहीं मानोगे तो किसी और की मानोगे। जब सर पे पड़ेगी तलवार तब मानोगी। लेकिन एक दिन इस व्यवस्था को और इस राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए, इस राजनीति की जो सड़ गई है, इसको बदलने के लिए एक दिन तो क्रांति करनी पड़ेगी, एक दिन तो आंदोलन करना पड़ेगा। मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से। एक दिन तो वो वक्त आएगा, एक दिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि उस दिन आप मजबूर हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा समय जितना लगेगा उतना ही और खंड होएगा, तो ज़्यादा ना बिगड़े। उससे अच्छा है कि अभी उस चीज़ को सोच लिया जाए। जो चीज़ कल करनी है, जो चीज़ परसों करनी है, वो आज ही कर ली जाए। तो मेरी आप सभी देश के लोगों से, देश के खासकर नौजवान युवाओं से विनती है कि इस आंदोलन का हिस्सा बने, इस क्रांति का हिस्सा बने, ताकि हम इस राजनीति के अंदर जो गंदगी है उसको साफ कर सकें और इस देश के अंदर जो शासन व्यवस्था जो अंग्रेज थोप करके चले गए, जिससे देश और समाज खंडित हो रहा है, उसको हम बचा सकें और बचाने में कामयाब हो जाएं। तो इसके लिए आप सबको मैं इनवाइट करता हूं, मोस्ट वेलकम। और आकर सब भाई मिलकर के इस देश में सुधार करते हैं, इस शासन व्यवस्था में सुधार करते हैं और इस जो राजनीति में जो जंक लग गया है, इसका जंक उतारते हैं और ये सिस्टम बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।